आज सबसे पहले हम आम आदमी के दर्द से जुड़ी हुई एक खबर का विश्लेषण करेंगे और इस दर्द का नाम है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम। पिछले 9 दिनों से पूरे देश में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि आपको इस बात का एहसास ना हो, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में सिर्फ कुछ पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बार बार थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाते बढ़ाते ये वृद्धि अब कई रुपए की हो चुकी है। लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब तक कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तब तक तेल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन चुनाव खत्म होते ही अचानक से ये दाम बढ़ने लगे। सरकार अक्सर ये कहती है कि पेट्रोल के दाम तय करना तेल कंपनियों का काम है और उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर तेल कंपनियां चुनाव के दौरान दाम नहीं बढ़ाने का फैसला कर सकती हैं तो फिर बढ़े हुए दाम कम क्यों नहीं कर सकती? और यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। हमने इस विषय पर आज गहरा रिसर्च किया है और आज उसी रिसर्च के आधार पर हम आपको तेल का पूरा अर्थशास्त्र समझाएंगे। हम भारत के करोड़ों लोगों को आज ये बताने वाले हैं कि उन्हें पेट्रोल और डीजल सस्ते दामों पर क्यों नहीं मिलता। ये खबर देश के हर व्यक्ति, हर घर और हर परिवार के लिए जरूरी है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से देश के हर घर का बजट बिगड़ जाता है और महंगाई बढ़ती चली जाती है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि कैसे कर्नाटक में नतीजे आने के बाद पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में 12 मई को वोटिंग थी और 15 मई को नतीजे आए। इससे पहले चुनाव प्रचार चल रहा था और यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि 24 अप्रैल के बाद पूरे देश में तेल कंपनियों ने तेल के दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाए। 24 अप्रैल को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 74 रुपए 63 पैसे थी। इसके बाद 19 दिनों तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े और फिर 12 मई को कर्नाटक में जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, यानी वोटिंग होते ही अगले ही दिन 13 मई को पेट्रोल के दाम बढ़ गए। 13 मई से लगातार हर रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और आज लगातार 9वें दिन भी पेट्रोल के दाम बढ़े और अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 87 पैसे हो चुकी है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कभी भी इतने ज्यादा नहीं रहे। आज हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं जिन्हें हम एक एक करके सरल भाषा में आपको समझाएंगे। मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 107 अमेरिकी डॉलर्स यानी 7,280 रुपए प्रति बैरल थी और उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 71 रुपए 41 पैसे थे, जबकि आज कच्चे तेल के दाम 86 अमेरिकी डॉलर्स यानी 5,871 रुपए प्रति बैरल हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में पेट्रोल 76 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम हो गए लेकिन हमारे यहां दाम बढ़ गए। इसी तरह से मई 2014 में दिल्ली में डीजल के दाम 56 रुपए 71 पैसे थे, जबकि आज डीजल के दाम 68 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर है। दिल्ली में आज डीजल का जो दाम है, करीब 10 महीने पहले पेट्रोल का ये दाम था। 15 अगस्त 2017 को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 68 रुपए 8 पैसे था, लेकिन अब आपको 1 लीटर डीजल के लिए उतनी ही कीमत चुकानी होगी, यानी आपकी डीजल कार खड़े खड़े पेट्रोल की कार में बदल गई और आप कुछ नहीं कर पाए। सरकार को कच्चा तेल खरीदने के लिए कम पैसा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन जनता को आज भी उसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 2014 के मुकाबले भले ही कम हो, लेकिन इससे आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया और आज पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है। इसकी वजह यह है कि पेट्रोलियम सेक्टर को पैसे के फलदार पेड़ की तरह इस्तेमाल किया गया है। असली समस्या भारत की पेट्रोल पॉलिसी में है। ये ऐसी पॉलिसी है जिससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं होता, जबकि सरकार का खजाना बढ़ता चला जाता है, भरता चला जाता है और आपकी जेब खाली होती चली जाती है। पेट्रोलियम सेक्टर से वर्ष 2014 और 15 में सरकार को 3,32,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, जो 2015 और 16 में बढ़कर 4,19,000 करोड़ रुपए हो गया। 2016 और 17 में
5,24,000 करोड़ रुपए हुआ और 2017 और 18 के वित्त वर्ष में दिसंबर महीने तक पेट्रोलियम का राजस्व 3,82,000 करोड़ रुपए का हो चुका था। ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम पदार्थ सिर्फ केंद्र सरकार का ही खजाना भर रहे हैं, बल्कि पेट्रोल और डीजल राज्य सरकारों के लिए भी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। वर्ष 2014 और 15 में पेट्रोलियम पदार्थों से देश के सारे राज्यों का राजस्व 1,37,000 करोड़ रुपए था, जो 2016 और 17 में बढ़कर 1,66,000 रुपए हो चुका था। अब सवाल यह है कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल से इतनी कमाई कैसे कर ली? इसका जवाब भी हमारे पास है। आज हमने इस विषय पर बहुत रिसर्च किया है और हमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। अप्रैल 2014 में 1 लीटर पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो आज बढ़कर 19 रुपए 48 पैसे हो गई है, यानी 9 रुपए से बढ़कर 19 रुपए हो गई। इसी तरह से अप्रैल 2014 में 1 लीटर डीजल पर सिर्फ 3 रुपए 65 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो आज बढ़कर 15 रुपए 33 पैसे की हो गई है। 3 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो चुकी है। अब आपको यह बताते हैं कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोलियम कंपनियों की कमाई कैसे बढ़ी। हमारे पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आंकड़े हैं। 2012 और 13 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुनाफा सिर्फ 5,005 करोड़ रुपए था, जो पिछले 4 वर्षों में बढ़कर अब 19,106 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी 4 वर्षों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुनाफा 282% बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि इस मुनाफे को बढ़ाने में तेल की खपत ज्यादा जिम्मेदार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 4 वर्षों में कंपनी की सेल यानी बिक्री 5% कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद मुनाफा बढ़ गया है। अब आपको बहुत संक्षेप में 1 लीटर पेट्रोल का हिसाब किताब समझाते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि असल में सरकार को 1 लीटर पेट्रोल किस दाम पर पड़ता है और आपको यह इतना महंगा क्यों मिलता है। इसके लिए हम दिल्ली को एक उदाहरण के रूप में लेंगे। इससे आप पूरे देश की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यही फॉर्मूला पूरे देश पर लागू होगा, चाहे आप देश के किसी भी शहर, किसी भी राज्य में रहते हो। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम मूल रूप से सिर्फ 37 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर होता है। इस पर केंद्र सरकार 19 रुपए 48 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगाती है, यानी 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार करीब 52% की कमाई करती है। इसके अलावा 1 लीटर पेट्रोल पर दिल्ली सरकार 16 रुपए 34 पैसे का वैट लगाती है, यानी केंद्र सरकार के बाद फिर दिल्ली सरकार भी अपना टैक्स अलग से वसूल करती है, यानी दिल्ली सरकार भी 44% की कमाई करती है। और फिर डीलर को 1 लीटर पेट्रोल पर 3 रुपए 62 पैसे का कमीशन भी मिलता है, वो अतिरिक्त है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 लीटर पेट्रोल पर कुल मिलाकर 39 रुपए 44 पैसे टैक्स और डीलर के कमीशन के तौर पर लिए जा रहे हैं। यानी आम आदमी 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत दे रहा है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स का है, जबकि पेट्रोल की मूल कीमत इसके आधे से भी कम है। इसके लिए हमेशा यह तर्क दिया जाता है कि सरकार पेट्रोलियम कंपनियों का घाटा पूरा कर रही है, लेकिन यह तर्क आम लोगों को पसंद नहीं आ रहा। हमारे देश के 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और ये राज्य सरकारें अगर चाहें तो टैक्स को कम करके आम जनता को राहत दे सकती हैं, क्योंकि ये सारी सरकारें बीजेपी की हैं और बीजेपी अगर चाहे तो ये राहत आपको दे सकती है। इसके अलावा हमारे देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विपक्षी पार्टियों से हैं और वो चाहें तो वो भी अपना राजस्व कम करके तेल के दाम कम कर सकते हैं, जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अमरिंदर सिंह सहित तमाम मुख्यमंत्रियों को इस मामले में अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको याद होगा अपने चुनाव प्रचार के दौरान तो अरविंद केजरीवाल ही कहते भी थे कि उनके पास पूरा फॉर्मूला है तेल के दाम कम करने का और तेल के दाम कम किए जा सकते हैं। लेकिन जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने अपनी यानी दिल्ली सरकार की कमाई में कोई
कमी नहीं लाए और दिल्ली में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम उतने ही हैं। इसी तरीके से बाकी मुख्यमंत्री भी अगर चाहें तो अपने राज्यों में इस दाम को कम कर सकते हैं, अपना शेयर कम करके। अब सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है, और इस सवाल का जवाब है जीएसटी और इलेक्ट्रिक कार। कार की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जीएसटी का पूरा गणित समझाते हैं। अगर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आया जाए तो इसके दाम कम हो सकते हैं। मुंबई में पेट्रोल 84 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि दिल्ली में यह दाम करीब 76 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। अगर पेट्रोल जीएसटी के तहत लाया जाएगा तो 12% जीएसटी लगने के बाद दिल्ली में इसकी कीमत सिर्फ 41 रुपए 92 पैसे होगी। अगर इसमें डीलर का कमीशन भी शामिल कर दें तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 45 रुपए 54 पैसे होगी। सरकार ने ज्यादातर वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में शामिल कर लिया है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अब भी वैट सिस्टम के दायरे में ही आते हैं, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। जीएसटी के तहत वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28% की दर से टैक्स लगता है। 28% का टैक्स उन वस्तुओं या उत्पादों पर लगता है जिन्हें सरकार लग्जरी आइटम्स मानती है, लेकिन पेट्रोल और डीजल को लग्जरी आइटम नहीं माना जा सकता। इसलिए अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के तहत आया तो इस पर 12% से ज्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए। सरकार अगर पेट्रोल पर 18% जीएसटी भी वसूल ले तो इसमें भी 3 रुपए 62 पैसे का डीलर कमीशन भी अगर जोड़ दे तो भी 1 लीटर पेट्रोल 47 रुपए 79 पैसे में आ जाएगा। और अगर सरकार पेट्रोल को लग्जरी की वस्तु भी मान ले, चलिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसे लग्जरी आइटम मान लिया जाएगा, तब इस पर अधिकतम 28% जीएसटी लगा लिया जाए तो भी इस दर से पेट्रोल के दाम 51 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के तहत लाना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत बड़ी राजनीति छिपी हुई है। जीएसटी एक्ट के तहत यह फैसला जीएसटी काउंसिल ही ले सकती है, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है और ज्यादातर राज्य पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के तहत लाने का विरोध कर रहे हैं। अब ये बात आपको शायद समझ में अभी तक नहीं आई होगी, ना आपको पता होगा। जीएसटी काउंसिल में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है और राज्य सरकारों के ही प्रतिनिधि इसे जीएसटी के अंतर्गत लाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे राज्यों की अच्छी खासी कमाई होती है और अगर ये जीएसटी में आ गया तो राज्यों की कमाई कम हो जाएगी। अब ये राज्यों के जो नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं बाहर आकर चाहे जो कहें, लेकिन असलियत ये है। वैसे गौर से देखा जाए तो जीएसटी इस समस्या का सिर्फ एक शॉर्ट टर्म समाधान है, लेकिन परमानेंट इलाज सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों से ही मिल सकता है। पूरी दुनिया में वाहनों का भविष्य अब इलेक्ट्रिक है और इससे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का इलाज संभव है। हमारी अगली रिपोर्ट आपको पेट्रोल और डीजल मुक्त वाहनों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां देगी। क्या मुनाफे के लिए महंगाई से दोस्ती करना जायज है? ₹37 वाला पेट्रोल 77 रुपए में क्यों बिक रहा है? ये हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण ये प्राइसेस काफ़ी हद तक गवर्न हो रहा है। इसको देखते हुए प्रोबेबली आगे के फ्यूचर प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये प्राइसेस इसी तरह से ऊपर बढ़ेंगे तो प्रोबेबली इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी रहेगा। हम तो जीएसटी के लिए पूरी तरह से वेलकम करेंगे कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो जीएसटी के अंदर आए। आज पेट्रोल और डीजल के महंगे दामों से परेशान लोगों की आवाज देश के हर हिस्से में सुनाई दे रही है। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब अच्छा होगा, अब अगले साल अच्छा हो जाएगा, अब सरकार बनी है, अब 4 साल बाद अच्छा हो जाएगा। आज 5 साल हो गए तो भी अच्छा नहीं हो पा रहा। रोज़ दाम बढ़ रहा है, 1 रुपया करके रोज़ बढ़ रहा है। तो अभी देखिए 100 रुपया होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पेट्रोल का। गाड़ी घोड़ा भी बंद करना पड़ेगा सर अपन को, तो भाई क्या करें, अब गरीब इंसान थोड़ी चला पाएंगे भाई, इतना महंगा हो जाएगा। कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है और हाई होने की उम्मीद है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी
तो जीडीपी कम होगी और कहीं ना कहीं हमारा फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट सब बढ़ने की उम्मीद है। मेरी आज सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियर कट अपील है, रिक्वेस्ट है, हालात को देखते हुए, देश को देखते हुए मेजर रिडक्शन की रिक्वायरमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो एक्साइज चार्ज किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो वैट चार्ज किया जाता है, बिकॉज आज हमारी सरकार, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बात करती हैं कि किसान, हमारे अन्नदाता को रिलीफ देना है, तो हमारे किसान भाई को रिलीफ देने के लिए हमें डीजल के दाम कम करने होंगे। पेट्रोल डीजल वाली इस अर्थव्यवस्था में दाम कब कम होंगे, यह फिलहाल एक मुश्किल सवाल है, लेकिन इसका दूसरा विकल्प तो हो सकता है, और इस विकल्प का नाम है इलेक्ट्रिक कार, जिसका खर्च पेट्रोल डीजल वाली कार के मुकाबले 10 गुना सस्ता होगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा, जिसके बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी और अरबों खरबों की पेट्रोलियम इंडस्ट्री दम तोड़ने लगेगी। Oil collapses, the effect on Canadian economy is not going to be that large, but that's not going to be the case for countries like Venezuela, Brazil, Angola, and so on. On the other hand, countries that import oil are going to be, of course, affected positively. So, a country like India spends 2 or 3% of GDP in oil, importing oil. So essentially, a country like India, when it goes all electric, is going to save that much money in oil, essentially. दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अभी से ही बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2025 के बाद दुनिया भर में तैयार की जाने वाली सभी बस, कारें और ट्रक बिजली से दौड़ेंगे। 2030 तक अमेरिका में 95% कारें सेल्फ ड्राइविंग होंगी। जहां तक तेलों के दाम का सवाल है, सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। कल पेट्रोलियम मंत्री का सभी तेल कंपनियों से ही मीटिंग है और एक फॉर्मूले के तहत दाम बढ़े हैं। इस पर क्या विचार करना, मुझे लगता है सरकार में उच्चतम स्तर पर इसकी चिंता हो रही है। 2-3 दिन में, 4 दिन में इस पर कोई न कोई फॉर्मूला या तो कोई समाधान ढूंढने के लिए हमारे सरकार में जो बैठे हैं वो कार्यकर्ता निश्चित प्रयास करेंगे। दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की क्रांति को देखकर अब भारत सरकार भी 2032 तक पेट्रोल और डीजल कारों को खत्म करने की योजना बना रही है। इससे प्रदूषण भी कम होगा और तेल पर निर्भरता खत्म होने से पैसा भी बचेगा। लेकिन इस बदलाव के लिए सरकार को अपने इरादे और मजबूत करने होंगे। तेल की खपत के मामले में भारत दुनिया में 3रे नंबर पर है। ऐसे में अगर भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के युग में प्रवेश करता है तो ये अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां आपको यह भी बता दें कि दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल इस समय आइसलैंड में बिकता है। वहां पेट्रोल का दाम 143 रुपए प्रति लीटर है, जबकि वेनेजुएला में पेट्रोल सबसे सस्ता है। वहां पेट्रोल की कीमत सिर्फ 70 पैसे प्रति लीटर है। दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो मलेशिया में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 37 रुपए है, अफगानिस्तान में 50 रुपए, रशिया में 47 रुपए, पाकिस्तान में 51 रुपए, अमेरिका में 56 रुपए, भूटान में 57 रुपए, श्रीलंका में 64 रुपए, नेपाल में 68 रुपए और बांग्लादेश में 71 रुपए। इन सारे देशों में पेट्रोल और डीजल भारत से सस्ता मिल रहा है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश अगर सस्ता बेच सकता है, श्रीलंका सस्ता बेच सकता है और बाकी के देश सस्ता बेच सकते हैं, तो फिर भारत क्यों नहीं? हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत भारत से ज्यादा भी है। जैसे चीन में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए है, जापान में 88 रुपए, ब्रिटेन में 115 रुपए, फ्रांस में 124 रुपए और हांगकांग में 142 रुपए। पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे? ये एक यक्ष प्रश्न है और सरकार इसका जवाब दिए बिना इस प्रश्न को यूं ही नहीं छोड़ सकती। सरकार को लोगों को जागरूक बनाना होगा और उनकी समस्या का कोई ठोस समाधान करना ही होगा। यहां हम ये भी कहेंगे कि जिस तरह 1 नेशन 1 टैक्स की थ्योरी के तहत जीएसटी लागू किया गया, उसी तरह पूरे देश में 1 नेशन 1 फ्यूल
प्राइस की नीति भी लागू होनी चाहिए। इस पर केंद्र सरकार, अलग अलग राज्यों की सरकारें, जीएसटी काउंसिल और तेल कंपनियां लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति बंद होनी चाहिए। ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। पेट्रोल के दाम वर्ष 2010 में डी कंट्रोल कर दिए गए थे। अब पेट्रोलियम प्राइसेस को डी कंट्रोल करने की नीति अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो फिर ऐसी नीति को भी बदल देना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिले। केंद्र सरकार ने ही इस नीति को तब बदला था और केंद्र सरकार ही अगर चाहे तो इस नीति को अब बदल सकती है। और यह बदलाव करने के लिए मोदी सरकार के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लोकसभा चुनाव में 1 साल का समय बचा है। अगर सरकार ने अपनी पेट्रोलियम नीति नहीं बदली तो देश की जनता अपनी वोट नीति बदल देगी और अगर ऐसा हुआ तो ये बात बीजेपी को अच्छी नहीं लगेगी।